हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री पोर्शन का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से, जो कि बहुत आसानी से हम लोग करने भी वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, अब उनके बारे में अगर हमें पढ़ाई करने हैं, हमें पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं 118। तो 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमें पढ़ाई करने होंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा हम लोग को पहचानने में, याद करने में भी। होगा या नहीं होगा? आप लोग खुद सोच के देखिए, 118 एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सबको अलग अलग पढ़ना होता है, तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है वो चीज़ें। तो इसलिए हम लोग क्या किए हुए हैं, इनको क्लासीफाई किए हुए हैं ग्रुप्स में। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में हम लोग डाल के इसको क्या कर दिए, क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। क्लियर है? तो इस क्लासिफिकेशन करने से होता क्या है कि जो हमारा स्टडी होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है और आसान हो जाता है। आ रहा समझ में? तो देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। आज तक अभी तक हम लोग कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं? 118 एलिमेंट्स। और इनको क्लासिफाई इसलिए किया गया है ताकि हमें पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। क्लियर है? For better and significant study of properties of these elements, they are divided into groups having similar properties. Similar properties वाले को सेम ग्रुप में यहाँ पे रखा गया है। क्लियर है? अब जब ये चीज़ें हुई, तो जब एलिमेंट्स थे नेचर में, लोग पढ़ाई कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे, तो रिएक्शन करके लोगों के अंदर ये चीज़ें आई कि अब हम लोग इनको कैसे कैसे कैटेगराइज करें कि हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो बहुत सारे लोग अपना अपना इसके बारे में विचार देना शुरू किए। सबसे पहले बात की डोबर्नियर, इसको बोला जाता है डोबर्नियर ट्रेड्स। जो बातें चल रही थी, तो सबसे पहले किन्होंने बात की इसके बारे में? डोबर्नियर ने। तो डोबर्नियर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एटॉमिक मास या उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर, ग्रुप्स के बारे में या क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले पहला जो पर्सन थे वो कौन थे? डोबर्नियर। और उन्होंने 1829 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में रखना शुरू कर दिया और उस ग्रुप को उन्होंने ट्राइड बोल दिया। क्या बोल दिया? ट्राइड। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डोबर्नियर ट्राइड। कितने एलिमेंट्स को रखा उन्होंने? 3। अब इन तीनों एलिमेंट्स का पाया गया कि इन तीनों एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो क्या था? सेम था। और जो 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज पाया गया वो क्या पाया गया? सेम पाया गया। क्लियर है? और एक और चीज़ पाया गया कि जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, उस ग्रुप के जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, उसका जो एटॉमिक मास है बाकी के दोनों एलिमेंट्स के अरिथमेटिक मीन के लगभग पाया गया। क्लियर है? तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, ही पुट 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप कॉल्ड ट्राइड्स। क्लियर है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, जिसको उन्होंने क्या बोला? ट्राइड। He was the first to show the relationship between the properties of elements and their atomic mass। ये बात मैंने डिस्कस कर लिया कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बारे में और प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात किया था। फिर उन्होंने क्या बोला, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स रफली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये बात भी बात की हमने कि जो मिडिल एलिमेंट्स था उसका जो एटॉमिक मास था वो रफली किसके इक्वल था? अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, उसी ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के नहीं, उसी ग्रुप के। तो उन्होंने जो 3 ग्रुप की डिस्कवरी की थी, तो पहला ग्रुप था उसको हम लोग बोलते थे अल्कली मेटल, और उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स कौन थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहले ग्रुप में कौन थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप को उन्होंने बोला अल्कलाइन मेटल, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। क्लियर है? और थर्ड एलिमेंट था, थर्ड ग्रुप जो था उसको उन्होंने हैलोजेंस बोला, और इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो 3 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लियर है? 3 ही उन्होंने क्लासिफिकेशन कर पाए। और उन्होंने बोला कि जो मिडिल एलिमेंट होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा किसका? बाकी के 2। तो चेक कर लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता था? इन दोनों का सम अपन 2, तो 39 + 7/2, तो ये कितना हो जाएगा? 46/2। देखिए 23, ये भी 23 बराबर आया नहीं आया? उनका देखते हैं। तो 88 और वो कितना है? 40 + 137/2, तो 177/2। तो ये कितना हो जाएगा? 88
88.5। तो ये 88 है, तो रफली इक्वल, इसलिए वर्ड वहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल नहीं, कैसा वर्ड यूज कर दिए, रफली इक्वल। ऐसे ही तीसरे का देखा जाए तो तीसरे का 80 है और वो कितना है 35.5 अब प्लस 127/2 करेंगे तो कितना आएगा 30 20 50 60 62 162.5/2, तो ये आ जा रहा है 81.25। तो लगभग ये भी इक्वल है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उन्होंने क्या बोला, जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा बाकी दोनों के अरिथमेटिक मीन के लगभग बराबर होगा या बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये था डोबरनीट ट्रेड, लेकिन इसके लिमिटेशंस थे। क्लियर है, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ज़्यादा समय तक। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने नहीं सजाया था। सिर्फ उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए थे? 3 ही उन्होंने ग्रुप्स बना पाए थे। जितने भी एलिमेंट्स उस समय भी जो एलिमेंट्स पाए जाते थे उन एलिमेंट्स को भी वो क्लासीफाई नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ 3 ग्रुप्स ही बना पाए थे। क्लियर है? पहला लिमिटेशन क्या है कि उन्होंने मात्र 3 क्लासिफिकेशन किए थे, 3 ट्रेड्स का क्लासिफिकेशन किए थे फर्स्ट। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि उस समय भी जितने एलिमेंट्स पाए जाते थे सारे एलिमेंट्स का उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था। क्लियर है? तो उस चीज़ को भी अब हम लोग लिख लेते हैं और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। ये था उनका ट्रेड, क्या उन्होंने क्या क्या बातें की। अब इसका लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन मतलब ये कहाँ तक ही वैलिड हो पाया था या क्या, या ऐसे भी आता है डिसएडवांटेज क्या था इनका। क्लियर है? तो इसका डिसएडवांटेज यही था कि बस इन्होंने 3 ट्रेड बनाया था। दूसरा कि जो एलिमेंट्स पाए जाते थे उस वक्त भी वो सारे एलिमेंट्स को भी इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे, तो बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही बच गया था, तो वैसे भी वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। क्लियर है? तो चलिए इसके लिमिटेशंस भी हम लोग देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन क्या था? ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे उनको फेल हो गए अरेंज करने में, उन्होंने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का ही अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन कर पाए। क्लियर है? सेकंड क्या था कि ही आइडेंटिफाइड ओनली 3 ट्रेड्स। उन्होंने कितने ट्रेड्स का आइडेंटिफिकेशन कर पाए थे? सिर्फ 3 ट्रेड। तीनों ट्रेड आप लोग को याद रहेगा। पहला ट्रेड को क्या बोलते थे? अल्कली मेटल। सेकंड ट्रेड को क्या बोलते थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और तीसरे को बोलते थे हैलोजेंस। पहले में कौन कौन थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे में कौन था? दूसरे में कौन कौन से थे? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। और तीसरे में कौन थे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीनों याद रखने पड़ेंगे आपको, ये पूछ भी सकता है आपको। क्लियर है? आ रहा समझ में? जब इनके लिमिटेशंस आए तो फिर कौन आए? अब आए न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड। क्लियर है? तो अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? सेकेंड कौन थे? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने भी अपना क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था 1864 में। क्लियर है? उन्होंने क्या किया कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे उन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने सजाना शुरू कर दिया। क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तो जब उन्होंने एलिमेंट्स को सजाना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो 8वां एलिमेंट आ रहा है, जैसे पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू किया, तो जो 8वां एलिमेंट आ रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है सेम है किससे? जो पहला एलिमेंट से। दूसरा है उसके रेस्पेक्ट में 9वें का है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो 8वां आ रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है? सेम। तो उन्होंने क्या पाया कि जो 8वां एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है सेम है किससे? पहले एलिमेंट से। ये चीज़ उन्होंने पाया। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे? इन 1864 ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और ऐसा कहाँ होता है? नोट ऑफ ऑक्टेव्स में भी। ऑक्टेव्स के जो नोट होते हैं सुने होंगे आप लोग, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा से शुरू हुआ, सा पे खत्म हो रहा है, तो सा पहला था और सा 8वां है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? जो पहला है वही 8वां है। तो इसीलिए इस लो को हम लोग क्या बोलते हैं? लो ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। क्लियर है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि लो ऑफ ऑक्टेव्स के नोट भी क्या होते हैं? 8 के बाद रिपीट होते हैं, और यहाँ भी एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं 8 के बाद क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जो पहला का है वही 8वें का है। आ रहा समझ में? इसलिए इस लो को हम लोग क्या बोलते हैं? लो ऑफ ऑक्टेव्स।
आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जस्ट लाइक द रिपीटेशन ऑफ 8th नोट इन एन ऑक्टेव। ऑक्टेव में जो 8वां नोट का रिपीटेशन होता है वैसे की तरह, इसलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है। अब उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में एलिमेंट्स को उन्होंने सजाना शुरू किया था। और एक रो में उन्होंने कितने एलिमेंट्स रखे थे, 7। उन्होंने एक रो में कितने एलिमेंट्स रखे, 7। क्लियर है। तो जो 7 एलिमेंट्स को उन्होंने रखना शुरू किया तो फिर उन्होंने क्या पाया कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन द सेम ग्रुप। आ रहा समझ में, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं उनके एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो सेम ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो तीनों एक ही ग्रुप में पाए गए। आ रहा समझ में, वो दिख भी रहा होगा आप लोग को। क्लियर है। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो भी सेम ग्रुप में पाए गए। तो ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं वो सेम ग्रुप में भी पाए गए। आ रहा समझ में। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सिस्टमेटिक रिलेशनशिप होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये भी चीज़ उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया कि एटॉमिक मासेस के बीच का जो रिलेशनशिप है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का या प्रॉपर्टीज का, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देना शुरू हुआ। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था और दूसरा सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक ही ग्रुप में पाए जा रहे थे। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था थोड़ा बहुत अच्छा था। किससे, डोबरनीर से। डोबरनीर तो 3 ही ट्राइड तक फेल हो गए, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था कि ये बहुत दिनों तक चल सके, क्योंकि इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या क्या थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। तो पहला लिमिटेशन यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक। तो इट इज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही इनका एप्लीकेशन था। जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसका एप्लीकेशन कहाँ तक था, सिर्फ कैल्शियम तक। फिर इन्होंने बोला कि जो 56 एलिमेंट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने ही एलिमेंट्स नेचर में हो सकते हैं और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या बोला, ही अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी डिस्कवर नहीं हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया। क्लियर है, जो कि बहुत गलत था। तीसरा क्या था इनका, तो तीसरा ये था कि जो एलिमेंट्स टेबल में फिट नहीं हो रहे थे उनको फिट करने के लिए एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रखना इन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसे 2 एलिमेंट्स को इन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया जिनका प्रॉपर्टीज दूर दूर तक सेम नहीं थे। आ रहा समझ में। तो सबसे बड़ा यही डिमेरिट हो गया इनका कि जो 2 ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस किया एक ही स्लॉट पे जिनका दूर दूर तक कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं था, तो वो एक गलत हो गया इनका। फिर इन्होंने आयरन जिसका, और ये जो 2 एलिमेंट थे वो कौन थे, कोबाल्ट और निकल। निकल और कोबाल्ट को एक ही स्लॉट में इन्होंने प्लेस कर दिया था। फिर जो आयरन जिसका प्रॉपर्टी मिलता जुलता है किससे, कोबाल्ट और निकल से, उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी रख दिया था, जो आपको दिख भी रहा होगा। कोबाल्ट निकल यहाँ पे हो और आयरन उधर है, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी था। तो एफी विच रिसेंबल्स टू कोबाल्ट एंड निकल इन properties was placed far away from these elements, जिसका प्रॉपर्टी उन दोनों से मिल रहा था उनको बहुत दूर रखा गया था। आज समझ में। तो ये था इनका लिमिटेशंस। 4 लिमिटेशंस थे, चारों याद हो गए होंगे आपको। पहला वैलिड कहाँ तक था, कैल्शियम तक। दूसरा 56 एलिमेंट्स, उससे ज़्यादा डिस्कवर नहीं हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया। फ्यूचर में भी नहीं हो सकते हैं, ये भी बोला था उन्होंने। तीसरा उन्होंने क्या बोला, तीसरा उन्होंने क्या किया कि जो नए एलिमेंट्स पाए जा रहे थे, जो एलिमेंट्स टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, तो उनको फिट करने के लिए एक ही स्लॉट में 2 ऐसे एलिमेंट्स को रख दे रहे थे जिनका प्रॉपर्टीज दूर दूर तक कोई सिमिलरिटीज नहीं था। फिर चौथा ये था कि आयरन जिसका प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहा है कोबाल्ट और निकल से, उनके बीच जो उनके प्लेसिंग के बीच डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। क्लियर है। तो ये 4 इनके डिमेरिट्स थे। और इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता था, इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे सजाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस सजाया था। और उन्होंने क्या पाया कि जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी किसके बराबर है, किससे सेम है, पहले वाले से। और किस फॉर्म में उन्होंने सजाया था, हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में। और एक रो में कितने एलिमेंट्स रख रहे थे उन्होंने, 7 एलिमेंट्स। क्लियर है। फिर डोबरनीर क्या किए थे, उन्होंने 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में रख रहे थे। मैक्सिमम उन्होंने 3 ही ट्राइड, और उसको उन्होंने क्या बोला था, ट्राइड। इनका प्रॉपर्टी सिमिलर था। जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो मास था, एटॉमिक मास, वो एवरेज था या अर्थमेटिक मीन था, किसका, बाकी के दोनों एलिमेंट्स का। उनका क्या था डिसएडवांटेज कि जो एलिमेंट्स पाए भी जा रहे थे उनका भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे, और मात्र 3 ही ट्राइड्स उन्होंने डिस्कवर किया था।
क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग बस यही दो पढ़ते हैं, एक डोबरनीर और एक न्यूलैंड। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।